हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल जूनी रावत एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं एक सिट डाउन वीडियो। टाइटल में आपने देख ही लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट वीजा के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में मेरे चैनल पे मिलने वाली हैं और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस। फीचर वीडियोस में आपको मिलेंगी वर्क वीजा से रिलेटेड वीडियोस, स्पाउस वीजा से रिलेटेड वीडियोस और विजिटर वीजा से रिलेटेड वीडियोस भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, स्टूडेंट वीजा। स्टूडेंट वीजा के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दे देती हूँ कि मैं कोई इमिग्रेशन एडवाइजर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई एजेंट हूँ। तो आज मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगी वो टोटली बेस्ड होने वाली है मेरे एक्सपीरियंसेस पे। तो स्टूडेंट वीजा के बारे में आपको मैं A to Z इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको आगे देने ही वाली हूँ, बट मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना भी शेयर करना चाहूंगी। जैसे मैं एक बहुत स्मॉल सिटी से हूँ इंडिया में, और मैंने देखा है कि स्मॉल सिटीज में यूजुअली क्या होता है, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, कैपेबल होते हैं कुछ भी करने के लिए, उनके पेरेंट्स भी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल नहीं सोचते हैं। वो कभी ये सोचते ही नहीं है कि हम लोग किसी फॉरेन कंट्री में जाके स्टडी करें। और अगर एक दो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोच भी लेते हैं, तो उनके माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि वो एजेंट को कांटेक्ट करते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती वो यहाँ पे करते हैं कि वो एजेंट के पास जाते हैं और अपने लाखों गंवा देते हैं। तो यही सारी प्रॉब्लम आज मैं आपकी सॉल्व करने वाली हूँ अपनी इस वीडियो के जरिए। और मैं आपको सारी प्रोसेस बताने वाली हूँ, कोर्स चूज करने से लेके न्यूजीलैंड पहुंचने तक के सारे बीच की जो भी प्रोसेस होती है, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के जरिए सब बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, इज इट सेफ टू कम न्यूजीलैंड? क्या न्यूजीलैंड आना सेफ है? आई थिंक ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जो हर किसी के माइंड में आता है जो न्यूजीलैंड फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई वर्क वीजा पे आने वाला एम्प्लॉय। तो मैं आपको देखो यहाँ पे डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे 13 ईयर के एक्सपीरियंस में मैंने कभी ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया कि जिसकी वजह से मैं आपको ये बोलूँ कि नहीं कंट्री सेफ नहीं है। तो कंट्री ये बहुत ही सेफ है, और यहाँ पे मल्टी कल्चरल के लोग रहते हैं, और यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलती है अपना रिलीजन, अपना कल्चर फॉलो करने की। और यहाँ पे हर कोई एक दूसरे के कल्चर को बहुत रेस्पेक्ट भी देता है। तो आई थिंक ये कंट्री बहुत ही सेफ है इस मामले में। और सबसे अच्छी बात एक मुझे यहाँ पे जो लगती है कि यहाँ पे कुछ भी जो भी प्रोसेस होती है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होती हैं। तो लाइफ एक बहुत ही ईजी गोइंग है यहाँ पे। तो येस, इट इज वेरी सेफ टू कम टू न्यूजीलैंड। तो चलिए बात करते हैं कि स्टूडेंट को अपना कोर्स कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप न्यूजीलैंड की वेबसाइट, इमिग्रेशन की वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आप चेक करिए ग्रीन लिस्ट। ग्रीन लिस्ट के अंदर सारे ही हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस लिस्टेड हैं। तो आप देखिए आपकी स्टडी उन ऑक्यूपेशन से मैच होती है या नहीं। अगर आपकी स्टडी मैच होती है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आके उसमें फर्दर डिप्लोमा या कोई भी डिग्री ले सकते हैं, और उसमें आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे आगे जॉब मिलने के और यहाँ पे सेटल होने के। तो ग्रीन लिस्ट का जो लिंक है वो मैं काम करूंगी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, तो आप वहां पे से क्लिक करके लिस्ट को देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आपको छोटी सी एडवाइस भी दूंगी कि मुझे लगता है आपको यहाँ पे कभी भी अगर आप न्यूजीलैंड पढ़ाई के लिए आ रहे हो, स्टडी के लिए आ रहे हो आगे, तो आपको बैचलर्स करके यहाँ पे आना चाहिए। क्योंकि बैचलर्स करके देखो एक फायदा ये होता है कि आपको फिर यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा या फिर 1 साल की डिग्री ही करनी होती है, जिसमें आपको टाइम भी कम लगता है और आपको जो यहाँ की फीस है वो भी फिर कम लगती है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस है वो काफी हाई होती है। और अगर आप +2 करके आते हैं तो ऑफकोर्स फिर आपको यहाँ पे 3 ईयर या 4 ईयर की बैचलर्स करनी पड़ेगी, जो काफी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो अभी तो बात हुई कि कैसे कोर्स चूज करना है, लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि कौन से इंस्टीट्यूशन में या किस यूनिवर्सिटी में आपको अपना ये कोर्स करना है। तो देखो उसके लिए बहुत ईजी तरीका है कि आजकल गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। तो आप गूगल पे जाओ और वहाँ पे सर्च करो कि वो कोर्स न्यूजीलैंड में कहाँ पर हो रहा है, किस कॉलेज में हो रहा है, किस यूनिवर्सिटी में हो रहा है। एंड आपको ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। यूजुअली क्या होता है ना, आप जब बच्चे एजेंट के थ्रू जाते हैं तो एजेंट्स के यहाँ पे टाई अप होते हैं स्मॉल इंस्टीट्यूशन के साथ, जो सिर्फ इसीलिए ही खुले हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, उनसे बड़ी बड़ी फीस लेते हैं और उनका ज्यादा ध्यान नहीं होता बच्चों को पढ़ाई करवाने में या आगे कुछ। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप खुद से पूरी जांच पड़ताल करो, गूगल में जाकर के आप सर्च करो और देखो कि उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की जिसमें आप आ रहे हो।
जैसे मैं न्यूज़ीलैंड के साउथ आइलैंड में रहती हूँ, क्राइस्टचर्च में, तो यहाँ पे जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनके कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे यहाँ पे है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी, फिर यहाँ पे पास में ही है लिंकन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है आरा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक। तो यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज होते हैं। तो ये ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनमें मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, तो इनमें भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि अगर जो स्टडी या कोर्स आपको करना है वो इनमें अवेलेबल है क्या नहीं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है, मेरे मुझसे अगर आपको जानना है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको बताऊँ कि वो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी ऑथेंटिकेट है कि नहीं। तो जब आपको आपका पसंदीदा कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिल जाती है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने उस कॉलेज को ईमेल करनी है या उन्हें कॉन्टैक्ट करना है और उनसे उनका प्रोस्पेक्टस लेना है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। फिर जिसमें वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो कोर्स कब शुरू होने वाला है, साल में 1 ही बार वो एडमिशन होते हैं या साल में 2 बार उसके एडमिशन होते हैं। यूजुअली यहाँ पे ये होता है कि 2 टाइम्स यहाँ पे एडमिशन होते हैं, एक होता है फ़रवरी में और एक होता है जुलाई में। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर मिलेगी। फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कोर्स की फीस कितनी होने वाली है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस कोर्स से रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपकी प्रोसेस क्या होगी? अगर आपको लगता है कि ठीक है, आपको ये कोर्स इसी यूनिवर्सिटी से करना है, यू आर हैप्पी विद द फीस, तो आपने उसी कॉलेज की वेबसाइट में जाके ऑनलाइन ही वहाँ पे कोर्स को अप्लाई करना है। तो जब आप कोर्स अप्लाई करते हैं, तो आप अपने वहाँ पे सारी डिटेल्स को फिल करते हैं, प्लस आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट भी सबमिट करते हैं। और उसके बाद क्या होगा, जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, आपको कुछ दिनों के बाद आपको कॉलेज से ही ईमेल आ जाएगी कि वो आपको एनरोल करना चाहते हैं कि नहीं अपने कॉलेजेस में। तो जब यूनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको बता देता है कि वो आपको एनरोलमेंट कर रहे हैं या नहीं, आपको एडमिशन दे रहे हैं या नहीं, उसके बाद क्या होता है कि उनके ही बिहाफ में इंडिया में भी कुछ लोग होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। वो एजेंट्स ही होते हैं, लेकिन वो काम करते हैं यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए। और उसमें वो एजेंट ही आपको कांटेक्ट करते हैं सामने से। वो आपसे कोई फीस उसमें नहीं लेंगे, क्योंकि वो यूनी के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें आपकी कोई फीस नहीं लगती है। तो वहां से इंडिया से ही आपको कोई एजेंट जो है कांटेक्ट करेगा कि आपने ये यूनिवर्सिटी में XYZ यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उसकी फर्दर प्रोसेस आप मेरे थ्रू करेंगे, तो वो आपको बताएगा। तो बस आपने उसके कांटेक्ट में रहना है और वहां से आपको मिलेगा ऑफर ऑफ प्लेस। पर्टिकुलरली बस एक लेटर होता है जो कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, और उसमें लिखा जाता है कि उसमें टोटल लिखा जाता है कि आपकी फीस कितनी होगी, और वो सब कुछ उसमें मेंशन करते हैं। अगर आपको उनसे एकोमोडेशन लेनी है, तो एकोमोडेशन की फीस कितनी होगी, प्लस उसमें इंश्योरेंस, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आते हैं, तो आपको इंश्योरेंस होना भी बहुत जरूरी है, पर्सनल इंश्योरेंस होना। तो वो भी कॉलेज करके देता है। तो उसमें इंश्योरेंस की फीस भी इंक्लूडेड होती है। तो वो सारी फीस को इंक्लूड करके वो उस लेटर में सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो उसके बाद की प्रोसेस ये होती है कि आप बस उस एजेंट से कांटेक्ट में रहो और वो आपको इस लेटर को प्रोवाइड करवाएगा। तो जब तक आप अपने ऑफर ऑफ प्लेस का वेट कर रहे होते हैं, तब तक आपने क्या करना है, आपने अपने फंड्स को अरेंज करना है जो भी आपकी फीस में लगने वाला है। अच्छा देखो, यहाँ पे फिर आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप किसी को जानते हो न्यूजीलैंड में, आपका कोई रिलेटिव है और वो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट है या सिटीजन है, तो वो आपको स्पॉन्सर भी कर सकता है। ठीक है, तो आपके पास 2 तरीके हैं यहाँ पे आने के लिए। एक तो आप स्पॉन्सरशिप लेकर के यहाँ पे आएँ, और दूसरा आपको अपने खुद के फंड्स से आप यहाँ पे आएँ। अगर आप खुद के फंड से यहाँ पे आ रहे हैं, तो देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पहले तो इंस्टीट्यूशन की फीस, जो भी उनकी फीस होने वाली है वो उस ऑफर ऑफ प्लेस में लिखा रहता है। दूसरा आपको चाहिए $20,000 पर ईयर, आपके अकाउंट में शो आपको जरूर करना वो पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं उसके बाद का जो आपका खर्चा है वो सारा वो आपको पहले ही दिखाना पड़ता है, तो वो भी आपके अकाउंट में होने चाहिए। लेकिन अगर आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू आते हैं, यानी कि अगर आपका कोई रिलेटिव है न्यूजीलैंड में, तो आपको सिर्फ अपनी फीस जमा करनी है, और बाकी का जो भी यहाँ पे एकोमोडेशन हो गया, ट्रैवल हो गया, या कुछ भी खाने पीने का जो भी खर्चा होता है, फिर वो आपका स्पॉन्सर पर्सन ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और वो आपको जो भी स्पॉन्सर होगा वो भी एक फॉर्म भर के देता है। उस फॉर्म का नाम होता है स्पॉन्सरशिप फॉर्म फॉर टेम्परेरी एंट्री, INZ 1025। उस फॉर्म को आपके स्पॉन्सर को फिल करना होता है, और उसमें
जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि उनका बैंक का स्टेटमेंट, उनका पासपोर्ट और उनका वीज़ा, अगर वो परमानेंट रेजिडेंट हैं, या फिर अगर सिटीजन है तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं उनकी साइड से, फिर वो आपका स्पॉन्सर लगा के देगा। तो आपके 2 तरीके से आप न्यूजीलैंड में स्टडी के लिए आ सकते हैं। एक है कि आप अपने खुद के फंड से आएँ, या दूसरा है आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू आएँ। ठीक, तो नेक्स्ट यहाँ से क्या होगा, आप डिसाइड कर लेंगे, आपको पता होगा कि आपने एज़ अ स्पॉन्सरशिप फॉर्म लेके अप्लाई करना है, या फिर आपने अपने खुद के फंड से वीज़ा अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस होती है आपकी वीज़ा अप्लाई करना। ठीक है? तो यहाँ पे भी आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स तो अरेंज करने ही पड़ेंगे वीज़ा अप्लाई करने से पहले। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या होते हैं चाहिए, मैं आपको पहले उसके बारे में बता देती हूँ। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जिसकी आपकी ज़रूरत होगी वो हैं, जैसे आपका पासपोर्ट ऑफ कोर्स, आपको चाहिए होगी आपकी कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपको चाहिए मेडिकल, फिर आपको चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो अच्छा, आपको एक बात मैं यहाँ पे बता देती हूँ, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है, तो आपको उसका ट्रांसलेशन भी करवाना पड़ेगा इंग्लिश में। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा आधार कार्ड, बहुत ज़रूरी है। फिर है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपको चाहिए आपके हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स, और आपकी हाईएस्ट एजुकेशन जो भी आपने ली है उसका ट्रांसक्रिप्ट भी यहाँ पे लगेगा। फिर आपको लगेगा बैंक की स्टेटमेंट्स, एटलीस्ट 3 मंथ्स पुरानी बैंक स्टेटमेंट लगेंगी। अगर आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स स्पॉन्सरशिप फॉर्म एंड उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आप अपने खुद के फंड से आ रहे हैं तो यहाँ पे एक फॉर्म और होता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल अंडरटेकिंग फॉर अ स्टूडेंट, INZ 1014। ये एक फॉर्म और होता है जो फिल करना पड़ता है। अब वो कोई भी हो सकता है, आपके गार्जियन या आपके फादर या मदर, जो भी इस फॉर्म को फिल करेंगे, आपकी फाइनेंशियल अंडरटेकिंग लेंगे, वो इस फॉर्म को फिल करते हैं। ये फॉर्म बहुत ईजी होता है फिल करना, आपको समझ आ जाएगा कैसे फिल करना है। अच्छा, फिर आगे आपको चाहिए अपना IELTS का सर्टिफिकेट फॉर श्योर। अच्छा, IELTS में आपको कितने बैंड चाहिए वो टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी पढ़ाई करने यहाँ पे आ रहे हो। जब आप कॉलेज से प्रोस्पेक्टस लेते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आपको कितने बैंड्स चाहिए। तो जो IELTS है वो आपको पहले ही कर लेना है, मतलब जब आप कॉलेज में अप्लाई करते हैं अपने कोर्स के लिए, उससे पहले ही आपने अपना IELTS डन करके रखना है, ताकि जब आप अप्लाई करें तो आप वहाँ पे अपने IELTS का सर्टिफिकेट भी अपलोड करें। तो ही वो आपको आगे कॉलेज वाले बताते हैं कि वो आपको एडमिशन दे सकते हैं कि नहीं। अच्छा, फिर आपको जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं वीज़ा की, तो वहाँ पे आपको उनको रिसिप्ट भी देनी होती है कि आपने उस कॉलेज को फीस पे कर दी है, तो उसकी रिसिप्ट भी यहाँ पे लगती है। अच्छा, आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि अगर हम पहले ही फीस पे कर देंगे और वीज़ा नहीं लगा तो फिर क्या होगा? तो देखिए, ऐसा होता है कि आप कॉलेज को फीस पे कर देते हैं पहले ही, और उसके बाद आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। अगर इन केस आपका वीज़ा नहीं लगा, डिक्लाइन हो गया, और एनी फॉर एनी रीज़न आप वापस आप पढ़ाई के लिए नहीं जाना चाहते हो, नहीं आगे करना चाहते हो, तो कॉलेज आपको फीस पूरा रिटर्न कर देता है। तो वो बिल्कुल सेफ फंड होता है जो आप कॉलेज को ट्रांसफ़र करते हो। अच्छा, तो आपको यहाँ पे एक कवर लेटर भी लिखना होता है, और कवर लेटर में आपको कुछ-कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको उसमें मेंशन करने होते हैं। तो मैं एक काम करूँगी, मैं एक लिंक दे दूँगी इसका डिस्क्रिप्शन में, कि वो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको अपने कवर लेटर में मेंशन करने हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना कवर लेटर बनाएँ, वो बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी अपलोड करना होता है जब आप अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट और है, अगर आपने इससे पहले कभी किसी अदर कंट्री का वीज़ा भी अप्लाई किया है, न्यूज़ीलैंड का नहीं, किसी अदर कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया था और वो डिक्लाइन हो गया था, तो मेक श्योर आप वो उसका लेटर भी ज़रूर इस एप्लीकेशन में लगाएँ। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ये हाइड नहीं करिएगा, और रीज़न बताइएगा कि क्यों आपका वो डिक्लाइन हुआ था। तो जब आप अपने सारे ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेते हैं और आपको ऑफर प्लेस भी मिल जाता है, प्लस आप अपने जो भी फंड्स हैं वो भी आपके बैंक में अरेंज हो गए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको अपनी ये फीस पे करनी पड़ेगी बैंक में जाके। आप उसी एजेंट से कांटेक्ट करिए कि आपने कैसे, किस अकाउंट नंबर पे वो मनी ट्रांसफ़र करना है, किस तरीके से करना है। तो आप किसी भी अपने बैंक में जा करके उसे करिए, और मेक श्योर कि आप वहाँ से रिसिप्ट लीजिए एज अ प्रूफ, ताकि आप उसे अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा सकें। फिर बात अब आती है नेक्स्ट स्टेप, कि आपको वीज़ा जो अप्लाई करना है वो कैसे करना है, पेपर बेस्ड करना है या आपने ऑनलाइन करना है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूँगी कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत ही ईज़ी होता है और इसमें चांसेस जल्दी होते हैं वीज़ा आने के, इन कंपैरिजन टू पेपर वीज़ा।
तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रियलमी अकाउंट बनाना है। अच्छा, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि आपने कहाँ पे से अपना एक रियलमी अकाउंट बनाना है। तो जैसे ही आप अपना रियलमी अकाउंट बनाते हैं फिर उसमें आपने उसको लॉग इन करना है और वहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसेस होती है। बस आपने चूज करते जाना है कि आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे क्लिक करेंगे और फिर आपके आगे एक फॉर्म खुल जाएगा। बस आप उस फॉर्म को फिल करते जाएंगे और एंड में जहाँ जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वहाँ पे अकॉर्डिंगली ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे अपलोड कर देने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात मेंशन करना भूल गई हूँ। अगर आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू जा रहे हैं, स्टडी करना आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप मेक श्योर करिए कि आप जो आपका रिलेशनशिप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने चाचा चाची के पास आ रहे हो या आप अपनी बुआ के पास आ रहे हो या आप ऐसे किसी भी रिलेटिव के पास यहाँ पे आ रहे हो एज उनको स्पॉन्सर लेके, तो आपने एक रिलेशनशिप का प्रूफ भी रेडी करना है। और वो कैसे होगा, वो आप अपने फैमिली मेंबर से ही किसी से कुछ लेटर लिखवाएंगे, जैसे ना कि वो एक्सप्लेन करेंगे अपने लेटर में कि हम इन्हें जानते हैं और इनका रिलेशन ये है, बुआ भतीजा या फिर चाचा भतीजा भतीजी जो भी है, इस तरीके का वो लेटर में लिखेंगे कि आप दोनों कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो वो भी अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार जब फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप सारी एप्लीकेशन ये फिल कर लोगे ऑनलाइन, आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है एंड देन आपको एक ईमेल आ जाएगी इमिग्रेशन से कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है एंड देन यू हैव टू वेट फॉर इट। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी टिप भी देना चाहूँगी। जब भी आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, चाहे वो फ़ैब हो या फिर वो जुलाई में हो, आप मेक श्योर कीजिए कि आप एप्लीकेशन एटलीस्ट 4 मंथ्स पहले अ, इसको अप्लाई करें उसकी ये वीज़ा के लिए, क्योंकि इमिग्रेशन को भी इनफ टाइम मिल जाता है इसमें आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए एंड आपको भी इनफ टाइम मिल जाता है वीज़ा आने के बाद अपनी प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे न्यूजीलैंड में आने के लिए। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगी। जो भी बच्चे यहाँ पे अपने खुद के फंड से आके स्टडी करना चाहते हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि जो फीस पे करने के बाद जो एक्स्ट्रा $20,000 न्यूजीलैंड डॉलर जो आपको शो करने पड़ते हैं अपने अकाउंट में, वो किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या होता है, जब आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, वीज़ा का अप्लाई करते हैं, उसके बाद इमिग्रेशन आपको कॉन्टैक्ट करता है कि आप न्यूजीलैंड में एक एफटीएस अकाउंट ओपन करें। यहाँ पे एएनजेड बैंक है जो इस अकाउंट को प्रोसेस करते हैं यूजुअली। आपको इमिग्रेशन के लेटर में सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो बस आपने ऑनलाइन ही उसको ओपन करना है, वो अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, न्यूजीलैंड में आपका वो अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड देन आपने क्या करना है, वो $20,000 जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करने होते हैं आपके न्यूजीलैंड के बैंक अकाउंट में, एफटीएस अकाउंट में। और फिर जब आप न्यूजीलैंड आते हैं तो आप उस फंड को अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक लिमिट होती है कि आप उसकी एक लिमिट होती है कि मंथली आप उसमें कितना निकाल सकते हो। तो ये एक एफटीएस अकाउंट ऐसा इस तरीके से होता है। बट लेकिन क्या होता है, अगर आप यहाँ पर आते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी अकाउंट से ही ऑपरेट करना है। अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी आती है, तो आप उसके लिए कोई दूसरा अकाउंट भी, नॉर्मल अकाउंट भी खोल सकते हो और उसमें से आप अपने डेली के एक्सपेंसेस भी कर सकते हो। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे कोर्स चूज करने से लेके कैसे एप्लीकेशन लगानी है स्टूडेंट वीजा की। अच्छा, इसके आगे की जो भी प्रोसेस होती है, यानी कि कैसे आपको न्यूजीलैंड आने के लिए प्रिपेयर होना है, आपको चीप टिकट्स कैसे बुक करनी है, या फिर यहाँ पे आके आपको कैसे जॉब फाइंड करनी है, यहाँ पे लाइफ कैसे होगी पहुंचने के बाद, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैं अभी इस वीडियो में बनाती हूँ वीडियो हो जाएगी बहुत ही लंबी। तो आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में फर्दर इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।